आज ये है गज़ल गायकों का साथ रहेगा तो एक होमा स्पेशल करेंगे उसके अर्थ के साथ कभी। अच्छा, अभी शुरू करते हैं, टाइम हो गया है। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आप हो ही, आपके दर्शन तथा प्रेम का आनंद देकर आप हमारा मार्गदर्शन करें, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर, ये किताब हमने पूरी तो पढ़ ली है। इसका जो परिशिष्ट है, हमने एपीलोग, इसका जो उपसंहार भी पढ़ा और जो एक अलग विषय लेकर के आया था। और अभी हम इसका परिशिष्ट अपेंडिक्स पढ़ रहे हैं उत्तरार्ध में। जो लोग ये समझकर जुड़े हैं कि आज शायद यहाँ पर इन्फिनिट इंटेलिजेंस पढ़ा जाएगा, तो अभी उसको टाइम है। मतलब अभी कम से कम ट्यूसडे का 1 और आगे के 2 इसको छोड़ के 5 सेशन अभी ब्लू बस के ही हो गए, क्योंकि परिशिष्ट में हमको पढ़ना है। रेड लेटर डायरी है मनी की, आदि के ईरानी का कलेक्शन है, ये सब हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसका परिशिष्ट भी उतना ही रोचक है कि कौन से इसमें जो ब्लू बस टूर में महिलाएं सम्मिलित थी, पौर्वात्य और पाश्चात्य, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, किस कारण से हुआ, ये बाबा के साथ कब तक जुड़ी रहे, न्यू लाइफ में ये सम्मिलित थी या नहीं थी, कौन सी ब्लू बस में ये थी, ये इस प्रकार की संक्षेप में महत्वपूर्ण जितनी जानकारी है हर एक के बारे में यहाँ दी है। उसके पश्चात रेड लेटर डायरी, आदि के ईरानी कलेक्शन, ये सब हम पढ़ेंगे। तो मोस्टली अप्रैल में, नो नॉट अप्रैल, टुडे इज 9, तो शायद 30 मार्च से इसकी जगह हम इन्फिनिट इंटेलिजेंस पढ़ना शुरू करेंगे। ये अभी जो पढ़ रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत सुंदर है, जैसे कि आगे आज के सेशन में हम देखेंगे। जैसे कि हमने पिछले सेशन में शुरू किया था, महिला मंडली की शुरुआत हुई थी मेहरा से, मनी, इसके पश्चात नाजा ईरानी और खुर्शद ईरानी और सूना मासी के बारे में हमने पढ़ा था। अभी आज का पढ़ना हम शुरू करते हैं। वालू पवार, काकू देवरुखकर, बहुत सुंदर हकीकत है। देवरुखकर काकू मतलब जो विष्णु मास्टर जी की माता थी, मंसारी देसाई, फिर गाई माई, मनु एंड मेहरू जैसा वाला, ये सब अभी आज के सेशन में हम पढ़ना शुरू करते हैं। वालू पवार बॉर्न ऑन फेब्रुवरी, कई सारे फोटो में आप देखते होंगे एकदम काली काली सी, और जो स्थानीय वेश होता है जिसको हम नौवारी लुगड़ा कहते हैं महाराष्ट्र में, उसके ये कपड़े में वो बाबा के साथ कई सारे उसके फोटो है, फिल्म में भी वो है। तो इसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। Born on February 8, 1900, Walu Pawar was a wealthy landowner from Arangaon village. तो 1900 में, मतलब बाबा से 6 साल ये छोटी थी, तो 8 फरवरी को वालू का जन्म हुआ और अरणगांव देहात में ही बहुत धनिक कुटुंब था पवार नाम का, इनके घर में इसका जन्म हुआ था। हम इसको मिले हैं, मतलब मुझे थोड़ी बहुत याद है वो। She was widowed at an early age and when she began to receive unwelcome advances from men in the village who were only interested in her wealth, she approached the headman of the village, Maruti Patil, pleading with him, "Please, put me in a place where men will leave me alone." तो देखो कैसे विडंबना, उस समय के दिन ही बहुत खराब थे। ये विधवा थी,
जिसका पति मृत हो गया है, इसको मराठी में तो विधवा कहते, हिंदी में क्या कहते मैं नहीं जानती, कोई लिख दीजिएगा। तो ये विडो थी और बहुत कच्ची उम्र में, तब शादियां होती थी, कच्ची उम्र में ही ये विधवा हो गई। और जैसा हमेशा होता है कि देहात है, पुरुष कई प्रकार की तकलीफ उसको देने लगे, और चूंकि वो धनिक थी तो उसकी संपत्ति पर सबका लालच आ गया। आखिर करके वो तंग आकर के जो उस देहात के मुखिया थे मारुति पाटिल, जो ऑलरेडी बाबा के प्रेमी थे, बाबा के शिष्य थे। ओके, थैंक यू मनोज भाई, थैंक यू। तो ये मारुति पटेल से उसने कहा कि मुझे ऐसी जगह ले जाओ जहां वो लोग मुझे अकेला छोड़ेंगे, कोई मुझे तकलीफ नहीं देगा, ये गांव वाले से मेरा कोई ये नहीं रहेगा। और फिर मारुति पाटिल उसको बाबा के पास लेके गए। मतलब कितना बड़ी बात है कि कैसी जगह है कि कहा वो पनाह में आए, सब दुनिया से तंग आकर तो ईश्वर की पनाह में आ गए। उसका जीवन तो सफल हो गया। जैसे कि हम देखते हैं आगे, मारुति who already was a devotee of Baba's went to him to see if वालू could join his ashram। तो ऐसा कोई भी चाहा और बाबा के पास गए ऐसा तो नहीं होता था, इसलिए मारुति पाटिल बाबा के तौर तरीके जानते थे। वो बाबा के पास गए और उन्होंने बाबा से पूछा कि ऐसी ऐसी एक विधवा या बेवा औरत है, तो क्या आकर के वो आश्रम में आपके साथ रह सकती है। Baba invited Valu to Mehrabad to join the women's ashram, and she became devoted to him, offering up her gold, land, cattle, and other possessions for his use। तो उसने केवल बाबा का आश्रम ज्वाइन किया नहीं, तो बाबा ने उसको अनुमति दी, उसको बुला लिया और महिलाओं का आश्रम ज्वाइन करने के लिए कहा, और वो बाबा की पट्ट शिष्या बन गई, बाबा की भक्त बन गई। अपना जितना भी जेवरात था, सोना था, जमीन जायदाद थी, जानवर थे, सारा जो भी उसका कोई पोजेशंस था, जायदाद थी, वो सब उसने बाबा को समर्पित की, पूरी बाबा को दे डाली। ये नहीं सोचा कि कुछ अपने लिए रखूं या आगे मेरे जीवन में मेरा क्या होगा, ये सब उसके मन में कभी आया नहीं। जितना उसके पास था वो सब उसने बाबा को समर्पित कर दिया। Valu spent many nights at Mehrabad, but because she was a widow, Baba did not restrict her contact with men and allowed her to maintain her residence in the village। तो कई बार वो मेहराबाद में आश्रम में रह जाती थी, यहाँ तक कि जब बाबा विदेश यात्रा पे गए तो उसको भी साथ में, महिलाओं के साथ बाबा उसको भी लेके गए, और ब्लू बस टूर में भी ये थी। पर कई बार उसको अपने देहात में, अपने घर में रहने की बाबा अनुमति देते थे, और जो पुरुषों के बंधन, मेहरा, मनी, बाकी महिलाओं को थे, जो बेवा या विधवा महिलाएं थी, जैसे कि सुना मासी थी, काकू थे, बालू थी, इनको ये बंधन नहीं था कि पुरुषों का कांटेक्ट वगैरह का। तो इसको बाबा उसके घर रहने के लिए भेज देते थे रात को। She sometimes stayed here at night, walking the short distance to and from the ashram each morning and evening। जैसा हम जानते हैं कि इतना छोटा गांव है अरण गांव, और सवेरे शाम, अब तो अरण गांव से बड़ा मेहराबाद बन गया है, इतनी बस्ती मेहराबाद की बढ़ गई है। तो सवेरे शाम वो चल के जाती थी, घर से आती थी आश्रम, पूरा दिन। इतनी धनिक थी, लेकिन बाबा के आश्रम में जो पड़ेगा वो काम उसने किया। बर्तन धोए, झाड़ू लगाया, कपड़े धोए, कोई भी काम, उसको हर काम उसने किया बाबा के आश्रम में। तो ये सवेरे घर से आती थी और रात को घर वापस जाती थी। वालू वॉज द ओनली वुमन फ्रॉम नियर बाय अरणगांव विलेज टू बिकम वन ऑफ बाबाज मंडली। तो अरणगांव देहात से बाबा की मंडली जन बनने वाली वालू अकेली थी। Lord Mayor recalls that although Valu was the daughter of an upper-class village family, she had profound humility and did all types of lowly jobs wholeheartedly and was a wonderful example of selfless service। हालांकि ये बहुत धनिक परिवार से और उच्च जाति की थी, जिसको हम मराठा कहते हैं या पवार, मतलब उच्च जमात की ये थी और धनिक थी, फिर भी
ये बहुत विनम्र थी और निस्वार्थ सेवा का उसके जैसा उत्तम उदाहरण नहीं मिलेगा। कोई भी काम वो पूरे दिल से करती थी और इतनी सुंदर सेवा उसने बाबा को दी कि निस्वार्थ सेवा का एक उदाहरण वो बन के रह गई। बाबा frequently assigned her such enviable tasks as laundering his clothes and cleaning his room। तो कई बार है बाबा के काम करने के लिए सब उत्सुक होते थे, तो सबकी उसमें क्या होती थी, कंपटीशन, स्पर्धा होती थी। लेकिन ये जो सब लोग चाहते थे ऐसे काम, जैसे कि बाबा के कपड़े धोना, बाबा की रूम को का साफ सफाई करना, ये भी काम बाबा वालू को देते थे। मेहरा recalled that everything वालू did was with such love and care। तो मेहरा उसके बारे में कहती, जो भी वालू करती थी इतने ध्यान से, उतने प्रेम से करती थी। Walu was 38 when the first Blue Bus tour began. After the tours, she returned to Mehrabad, but in 1946, she was diagnosed with a severe case of malaria and never fully recovered। तो पहली ब्लू बस यात्रा के दौरान वालू की उम्र 38 साल की थी और वह मेहराबाद लौटने के पश्चात 1946 में उसे एक गंभीर प्रकार का मलेरिया हुआ, जिससे बाहर वो कभी आई नहीं, मतलब पूरी तरह से वो रिकवर नहीं हुई। उन दिनों मलेरिया मतलब जानलेवा ही होता था। When Baba embarked on the new life, he sent her to stay at Bindra House in Pune. But she was so distressed at the possibility of never seeing him again that she nearly suffered an emotional breakdown and returned to Mehrabad। तो बाबा कभी किसी को ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ते थे। जिसका केयर लेना है उन सभी को, जो अपना घर बार सहारा छोड़ के उनके आश्रय में आए हैं, तो बाबा उन सबका आश्रय देते थे। उन सभी को एरच के घर में पनाह देते थे। एरच के परिवार को बोल के रखते थे कि इसको अपने घर में रखो, और उसको बोलते थे यहाँ पर मदद करना इनकी, और उनको बोलते थे कि इसको संभालना तुम। ऐसे जैसे खुर्शीद है, वालू पवार है, कितनों को बाबा ने एरच के घर में पनाह दी है जब उनको साथ में ले जाने की स्थिति नहीं रहती थी। तो इस प्रकार से न्यू लाइफ में, नवजीवन के समय वालों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बाबा उसको साथ नहीं ले गए और इसके बदले बाबा ने उसे कहा कि बिंद्रा हाउस, जो कि एरच का घर था पूना में, वहां पर जाके रहने के लिए बाबा ने उसे कहा। लेकिन बाबा से जुदा होने का, अलग होने का इतना उसको दर्द था, दुख था, इतना वो डिप्रेशन में, डिस्ट्रेस थी, निराश हो गए कि नर्वस, एक इमोशनल ब्रेकडाउन इसका हो गया। भाव कहेंगे उसको, कोई लिख दीजिएगा प्लीज। सुरेश वर्मा सर भी है, अपनी सुषमा जी है। इमोशनल ब्रेकडाउन मतलब भावना विवश होकर के वो इतना ये हो गई और बिंद्रा हाउस नहीं रही और मेहराबाद वापस चली गई। She was further troubled when Baba did not invite her to live at मेहराजाद। क्या होता है कि आज्ञा का 100% किसी भी हालत में पालन करना होता है। Somehow वो मिस हो गया इससे। अब आगे जब मेहराजाद सब लोग वहां से शिफ्ट हो गए, तो जो हमेशा वालू पवार उनके साथ रहती थी, बाबा उसको लेके नहीं गए मेहराजाद। इससे उसको और भी ज्यादा तकलीफ हो गई, वो ये दुख सह नहीं पाई। The last reference to Walu Pawar in Lord Meher documents that she was living at Mehrabad on Baba's order as of November 1968 when she was 68। तो इसका आखिरी रेफरेंस लॉर्ड मेहर में पाया जाता है, जिसमें कहा है कि नवंबर 68 तक, उम्र की 68 साल की वो थी, तब तक बाबा की आज्ञा से वो मेहराबाद में ही रहती थी। वालू died on January 9, 1973 at the age of 73। तो 73 साल की जब उसकी उम्र थी, तो 9 जनवरी 1973 को उसकी मृत्यु हो गई। Following her death, her body was cremated at लोअर मेहराबाद। तो उसी का भी आखिरी जो उसको चिता दी गई, अग्नि दिया गया, वो मेहराबाद में ही, लोअर मेहराबाद में ही उसको भी अग्नि दी गई। काकू देवरुखकर, सरस्वती देवरुखकर नेक्स्ट कैरेक्टर काकू देवरुखकर। यूजुअली इसको काकू काकू लिखा जाता है, जो कि विष्णु मास्टर जी की माता जी थी। सरस्वती देवरुखकर
and her 15-year-old son Vishnu lived across the street from Merwan Irani's toddy shop in Pune. Born in 1888, Saraswati met Merwan in 1919 and immediately recognized that he was special. खास बात है, कईयों को जीवन भर बाबा के साथ रहकर भी बाबा की पहचान नहीं हुई, और ये एक महिला है जो कि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। और सरस्वती देवरुखकर और उसका बेटा विष्णु जो है, बाबा का जो टॉडी शॉप था, ताड़ी की दुकान थी बाबा की पूना में, उनके पिताजी की, जो बाबा चलाते थे, तो उसके सामने ही ये लोग रहते थे। और इसका जन्म 1888 में 1888 में हुआ, मतलब ये बाबा से 6 साल बड़ी थी और वालू पवार बाबा से 6 साल छोटी थी। ये बाबा को 1919, तब बाबा को मेहरवान कहा जाता था, 1919 में वो बाबा को मिली और तुरंत उसने पहचान लिया कि बाबा कुछ स्पेशल है। She began to call him Deva or God, and he in turn called her Kaku or parental aunt. तो उसने कभी से बाबा ने ये डिक्लेयर भी नहीं किया था, अपना अवतारत्व भी घोषित नहीं किया था, तो ये स्वयं काकू ने पहचान लिया बाबा की महानता, और अपने से तभी से 1919 से वो बाबा को देवा या गॉड, ईश्वर करके, देव मराठी में देवा देवा कहते हैं, मतलब देव या ईश्वर, भगवान। तो वो अपने आप ही बाबा को देवा या गॉड बुलाती थी हमेशा, कभी भी। और बाबा उसको काकू बुलाते थे, जैसे कि पिताजी के भाई की बीबी, काका काकू रहते हैं ना, पैटर्नल आंट, ऐसा काकू करके बाबा हमेशा उसको काकू बुलाते थे। सरस्वती was a widow and Merwan told Vishnu that he was now the boy's father. तो बाबा ने विष्णु को कहा कि अब मैं तुम्हारा पिता हूँ। कितना सुंदर, क्योंकि ये सरस्वती जो थी ये भी विधवा थी, इसके भी पति मर गए थे, या जिसको बेवा कहा या विधवा भी शब्द ठीक है लगता है हिंदी में। By the end of 1926, Baba had invited Kaku and Vishnu to join him permanently, and mother and son moved to Lower Mehrabad. तो 1926 के अंत में बाबा ने स्वयं काकू और विष्णु मास्टर बाद में कहते थे, तो विष्णु देवरुखकर इनको हमेशा के लिए अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया, और दोनों भी लोअर मेहराबाद में रहने के लिए आ गए। लाइक सुनामासी, काकू मेरे ख्याल से महिलाओं के साथ आश्रम में नहीं रहती थी, क्योंकि विष्णु मास्टर को भी उनको देखना था, और विष्णु मास्टर नीचे लोअर मेहराबाद में रहते थे। तो जहाँ तक मुझे ख्याल है, इनको जो स्टाफ क्वार्टर्स था अरणगांव विलेज में, वो दिया गया था, वहाँ ये दोनों रहते थे, माँ बेटे। Like Sunamasi and Valu, Kaku had been married and so was not restricted from having contact with men. तो जो महिलाओं को पुरुषों के साथ बातचीत करने के लिए कोई बंधन नहीं थे, मना नहीं था, तो उनमें से सुनामासी, वालू और वालू पावर और काकू थे कि इनको भी मना नहीं था, ये बंधन नहीं था उनके ऊपर। काकू was 52 at the time of the Blue Bus tour, and at the end of the tours, she returned to live at Lower Mehrabad for her remaining years. तो जो पहली ब्लू बस यात्रा के समय में काकू की उम्र 52 थी, और बाकी यात्राओं में भी बाबा कभी उसको बुलाते थे, कभी भेज देते थे, और ब्लू बस टूर के अंत में वो लोअर मेहराबाद रहने के लिए चली गई, उम्र भर अंत तक वो वहीं पर रही। हम लोगों ने इनसे भी मिले हैं, विष्णु मास्टर, sorry. She was so distraught at being left behind as she watched Chagan Master se mile, I made a mistake. She was so distraught at being left behind as she watched Baba and her son Vishnu departing for the new life that she made herself ill. अभी गजल गाई, अनंता ने गाई, सुरेश वर्मा जी ने गाई। तो जो पीड़ा होती है, वेदना होती है अपने प्रियतम से बिछुड़ने का,
इसका ये सुंदर यहाँ पर दिया है। न्यू लाइफ के दौरान उसकी उम्र काफ़ी थी और बाबा विष्णु मास्टर को अपने साथ न्यू लाइफ में लेके गए, लेकिन काकू को लेके नहीं गए थे। और बाबा से जुदा होने का उसको इतना दुख हुआ कि वो बीमार हो गई। सरस्वती देवरुखकर और काकू डाइड ऑन अप्रैल 11, 1950। एक साल में ही बाबा जब 1949 में 1949 में बाबा न्यू लाइफ चले गए और अप्रैल 11, 1950 में काकू का देहांत हो गया। उसे सहन नहीं हो गया बाबा से दूर रहना। एट द एज ऑफ 61 और 62 एंड हर बॉडी वॉज क्रेमेटेड एट लोअर मेहराबाद। इनको भी अग्नि लोअर मेहराबाद में ही दिया गया और उनकी उम्र तभी 61 या 62 साल की थी। अब है मंसारी देसाई। मनी बहराम देसाई was born on August 17, 1909. Her father was Behram Desai. Her mother, whose name is not recorded, died when Mani was 9, so the child went to live with an aunt in Bombay. तो मनी बहराम देसाई ऐसा मंसारी का नाम था। उसका नाम भी मनी था, लेकिन मनी माई जो बाबा की बहन है और ये मनी, इन दोनों में फर्क करने के लिए बाबा ने इसका नाम मंसारी का, मनी का नाम मंसारी किया। मतलब मनी और देसाई ये मिला के मंसारी बाबा ने उसका नाम कर दिया था, जिसको सब लोग जानते हैं कि जो मेहराबाद में अकेली रहती थी ऊपर पहाड़ी पर, कई सारे बंधन और आ गए, बाबा ने उसको दी थी कि रेलवे ट्रैक क्रॉस करके नीचे आना नहीं वगैरह वगैरह। तो उन दिनों बिजली वगैरह नहीं थी और सांप बिच्छू बहुत निकलते थे, तब भी वो कभी डरी नहीं, बहुत स्ट्रांग थी, बहुत छोटी थी कद काठी में, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग थी। बाबा पर दुर्दम्य विश्वास था। और ओके सॉरी, थैंक यू कुमार भैया, थैंक यू। तो इन्होंने ठीक बताया कि वो नवसारी से थी और उसका नाम मनी था, इसलिए उसका नाम मंसारी, नवसारी और मनी करके मंसारी बाबा ने किया। थैंक्स कुमार भैया। तो इसके पिताजी बहराम देसाई, उसकी माता का नाम कहीं भी दर्ज नहीं है। जब वो 9 साल की उम्र उसकी मनी देसाई की थी, तब उसकी माता का देहांत हो गया था और वो अपनी जो आंट थी, मौसी या काकी हो गई, उनके पास बॉम्बे में रहने के लिए मनी चली गई थी मंसारी। शी लेटर मूव टू नवसारी टू लिव विथ हर अंकल सोराब जी, हु वॉज अ फॉलोअर ऑफ मेहर बाबा। बाद में जैसा होता था उन दिनों पर, जिसके माँ बाप नहीं, उनका जीवन बड़ा कठिन होता था, तो कहीं काका मामा जो भी संभाले उनके यहाँ, तो बाद में उसको नवसारी भेजा गया। उसके जो काका थे सोराब जी करके, उनके पास रहने के लिए। सोराब जी ऑलरेडी बाबा के शिष्य थे। In 1927 she traveled to Mehrabad to meet Baba, and it was then that he gave her the dhuni ash that healed the disfiguring skin disease which had afflicted her since the age of 5. 1927 को वो मेहराबाद बाबा को मिलने गई और तब उसके हाथ में एक अजीब एक त्वचा रोग था जो कभी ठीक नहीं होगा, ऐसा सबने बताया था। और बाबा ने धुनी की राख उसको दी थी और उसका त्वचा रोग पूरा ठीक हो गया था, जो कि उसको उम्र के 5वें साल से था। Mani was 28 when she arrived at Mehrabad on June 16, 1938, just 6 months prior to the departure of the first Blue Bus tour, and Baba began to call her Mansari. तो जब मेहराबाद में मनी आई तब उसकी उम्र 28 थी। 16 जून 1938 को वो मेहराबाद में आई और उसके ठीक 6 महीने पश्चात पहली ब्लू बस यात्रा शुरू हो गई और बाबा ने मनी को मंसारी कहना शुरू किया। She remained with Baba afterward, and when he embarked on the new life in 1949, he allowed her to stay on Mehrabad Hill on the condition that she spend the rest of her life there. तो यह भी न्यू लाइफ में जाना चाहती थी, लेकिन बाबा ने उसे कहा, जाना चाहती या नहीं चाहती whatever। So 1949 में जब बाबा का नवजीवन शुरू हो गया तो बाबा ने आज्ञा दी नवसारी को कि मेहराबाद हिल पर रह के पूरी देखभाल करना और पूरा जीवन वहीं पे रहना। सॉरी, एक शर्त रखी गई कि वो पूरा जीवन, शायद वो मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहती थी और उसने कहा कि मैं मेहराबाद रहूंगी
और फिर बाबा ने कहा कि शर्त ये है कि पूरा जीवन तुमको मेहराबाद हिल पर ही व्यतीत करना पड़ेगा, और उसको मेहराबाद में देखरेख के लिए रखा गया। जैसे कि पादरी भी है बाबा के साथ न्यू लाइफ में, बाबा बहुत चाहते थे वो जाए, लेकिन पादरी नहीं चाहते थे, तो बाबा ने उसको लोअर मेहराबाद की सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी। तो इस प्रकार से मंसारी को बाबा ने अपर मेहराबाद की जिम्मेदारी सौंप दी थी। मंसारी acted as the caretaker of the buildings on the hill. After Baba dropped his body, she became responsible for cleaning the samadhi every morning, first alone and later assisted by volunteers. तो मेहराबाद पहाड़ी पर जितनी भी बिल्डिंग्स है, जैसे कि हम देखते कि जो सेक्लूजन बिल्डिंग कह सकते हैं या पहला मैटरनिटी हॉस्पिटल कह सकते हैं, जो समाधि के ठीक पीछे है। फिर जो मंसारीज किचन कहलाया जाता है, जो शेड है जहाँ अब म्यूजियम है, वो बिल्डिंग है, बाबा का समाधि की बिल्डिंग है, ऐसे सभी बिल्डिंग्स जो थी उसका रख रखाव, साफ सफाई, सब कुछ अकेली मंसारी करती थी। जब बाबा ने देह छोड़ा तो समाधि सवेरे सवेरे पूरी समाधि झाड़ू से झाड़ू करना, पोंछना, साफ करना वो अकेली करती थी। बाद में ये वॉलेंटियर्स शुरू हो गए और उसकी मदद उसमें करते थे। मुझे अभी भी याद है कि अपना घर का झाड़ू होता है ना, एक लंबा वाला, उस झाड़ू से झाड़ा करते थे पहले समाधि को। ये ब्रश वगैरह ये सब डॉली के टाइम में, डॉली आंटी के टाइम में शुरू हो गया। It was she who began the practice of offering prayers and aarti at the samadhi at 7:30 every morning and evening. तो ये समाधि पर सवेरे शाम प्रार्थना आरती की प्रैक्टिस मंसारी ने शुरू की, तब 7:30 बजे होती थी। उसके पहले जब भी जाए, जो कभी भी जाता था, तो मानो हम दोपहर में 1 बजे गए, शाम को 5 बजे गए, दोपहर 3 बजे गए, 12 बजे, जब भी जाते थे, इट वॉज अलाउड, तभी हमको प्रेयर और आरती करने को मिलती थी। तब पहले, बाद में रेस्ट्रिक्शन आ गया उसका। Although teeny in stature, she was a powerful presence at Upper Mehrabad, beloved by pilgrims. तो ये बहुत कदकाठी में छोटी थे, लेकिन बहुत पावरफुल थे अपर मेहराबाद में, और बहुत स्ट्रिक्ट भी थे मंसारी। और जो यात्री थे उनकी पूरी नज़र थी और सबकी वो प्रिय थी, क्योंकि कई सारे जो खास करके मंसारी का हमेशा से एक खासियत थी कि पौर्वात्य लोगों से ज़्यादा इसका बड़ा है पाश्चिमात्य देशों लोगों से। तो हम मिलते थे, जय बाबा करके तुरंत निकलते थे, लेकिन जो पाश्चात्य लोगों को हमने देखा, कई लोग, एक बार एक लड़की बता रही थी कि कैसे टॉर्च लगाते ही उसमें बाबा की तस्वीर आ गई, जैसे टॉर्च है ना, बैटरी, वो लगाई उसने और उसमें बाबा का फोटो दिखाई दिया, तो उसने उसका फोटो निकाल के वो दिखा रही थी मंसारी को। तो ऐसे वो लोग अपनी कई सारी कहानियां उनसे साझा करते थे और वो भी उनसे अच्छे से बात करती थी। Mansari began to experience health problems at the beginning of November 1996 and was diagnosed with a severe infection and cancer of the digestive tract that metastasized into liver cancer. तो नवंबर 1996 की शुरुआत में मंसारी को हेल्थ के इश्यूज शुरू हो गए और बाद में उसको पेट का सीवर इन्फेक्शन का डायग्नोसिस हो गया, और जैसे कि पता चला कि जो पाचन नली का तंत्र होता है तो उसको कैंसर हो गया था, और जिससे उसको लिवर का भी कैंसर हो गया। By December 7, she was no longer able to leave her bed, but continued to see the pilgrims, even as her condition continued to deteriorate. उसकी तबीयत बहुत खराब होते गई, बिगड़ती गई। फिर भी बाद में उनको पिलग्रिम मिलने आते थे, तो उनको मिलना और उनसे बातें करना उसने बंद नहीं किया। 7 दिसंबर के बाद वो अपना बिस्तर भी नहीं छोड़ सकती थी, और उसने अंत तक वो जगह छोड़ी नहीं बाबा के आज्ञा से। On January 11, she was heard to murmur in her sleep, "He is so beautiful," as she drifted in and out of consciousness. तो 11 जनवरी को जैसे वो
होश में आती थी, बेहोश होती थी, होश में आती थी, बेहोश में आती थी। तो एक बार नींद में ऐसा सुना गया, वो कह रहे थे, वो कितना सुंदर है, वो कितना सुंदर है, ही इज सो ब्यूटीफुल। मतलब बाबा ने उसको दर्शन दिया होगा। मनी बेहराम देसाई डाइड अर्ली इन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 12, 1997। तो 11 जनवरी को उसको सुना गया कि ही इज सो ब्यूटीफुल, और 12 जनवरी को सवेरे 1997 में उसका देहांत हो गया। धुनी डे 12 जनवरी, जैसे कि हम देखते हैं धुनी का दिन था वो भी। धुनी डे एट द एज ऑफ 87, तब उसकी उम्र 87 थी। हर बॉडी वॉज क्रिमेटेड एट लोअर मेहराबाद, वेयर हर पायर वॉज अडॉर्न्ड विथ 2000 रोजेस ब्रॉड बाय पिलग्रिम्स। तो उसके सब जो पिलग्रिम है सारे गुलाब के फूल लाए, 2000 गुलाब के फूल से उसके शरीर को सजाया गया था। लोअर मेहराबाद में उसको अग्नि दी गई। हर एशेस वेर इंटर्न ऑन नवंबर 9, 1999 at the end of the row of graves to the right of बाबा समाधि। 9 नवंबर 1999 या 1999 को उसकी जो रक्षा है उसको बाबा की समाधि के राइट साइड में एंड में दफनाया गया। तो ये थी मंसारी देसाई या मनी देसाई। हम सब उनको मंसारी जानते हैं तो मंसारी देसाई कहेंगे। गाय माई मनु एंड मेहरू जसावाला। तो रहा नहीं जाता, इसलिए एक बात कह दी, कहूँ नहीं कहूँ के चक्कर में थोड़ी 2 मिनट में शांत रही। 7 में 1987 को मेरा और मेरे पति का विवाह मंसारी माई ने कराया। मतलब जो पंडितायन हम कह सकते, जो पंडित जी रहते, तो कुछ नहीं, मतलब हम लोग अब अर्ली मॉर्निंग गए समाधि पर, तो उसने झाड़ू वगैरह लगवाया। मेरे ख्याल से झाड़ू भी उसने मना किया, नहीं तुम मत लगाओ, मैं करने की कोशिश की। तो खाली पोछा और चद्दर वगैरह डाला सा, जैसा जैसा मंसारी कहते गए वैसा वैसा हमने किया। बाबा की समाधि पर चद्दर चढ़ाना, बाबा को हार करना, एक दूसरे को माला पहनाना। तो उसने, हम ऐसे निकल रहे थे तो रुकाया और समाधि के वो दहलीज जो रहता है वहाँ पर एक दूसरे को पेड़ा खिलवाया। तो 7 में 1987 में हमारी शादी मेहराबाद में कराई। तब वो मंसारी माई थी जिन्होंने, उनके साथ फोटो है हमारे, चाहे तो मैं शेयर कर सकती हूँ। ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी उन दिनों में। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये पहली और आखिरी शादी, मतलब उसके बाद में कोई शादी वहाँ पर समाधि पर हुई नहीं और पहले भी नहीं हुई थी, ऐसा मालूम पड़ा मंडली जनों से। बाद में वो मतलब उसके बाद में किसी का वहाँ पर नहीं हुआ विवाह, वो अनुमति नहीं है आजकल वहाँ पर करने की। खैर, गाय माई मनु एंड मेहरू जसावाला, जो एरच जसावाला की माता, उनका नाम गाय माई। हमेशा कंफ्यूज होता है लोगों को। आदि के ईरानी की माता का नाम था गुल माई, गुल, और वो उसको बाबा ने कहा था कि वो उनके आध्यात्मिक माता है। और जो मनी थी बाबा की सगी बहन, ये बाबा ने कहा था कि वो उनके आध्यात्मिक बहन भी है, सगी बहन और आध्यात्मिक बहन। तो बाबा के आध्यात्मिक माता गुलमाई जो आदि के ईरानी की थी, और एरच जसावाला की माता का नाम गाय माई, गई नहीं कहते, गाय माई ऐसे कहते हैं, गाय माई। और एरच की बहन मनु, छोटी बहन, और मेहरू जसावाला, ये तीनों का इकट्ठा दिया है, वो पढ़ेंगे अभी। Guy Satha was born on December 18, 1899 or 1900 into a devout Zoroastrian family from Ahmednagar, and all 9 of the Satha siblings became devoted to Baba during the 1920s. Brothers Nauserwan, Meherji, Jamie, Homi, and Pilu, and sisters गाय, बानू, गुला एंड शिरीन। जैसे कि सत्था फैमिली से ये बिलोंग करती थी। एरच की माता जो है ये सत्था फैमिली से बिलोंग करती थी। जो सत्था फैमिली अहमदनगर की, जिसका अकबर प्रेस आपने देखा होगा, देखना है तो अभी भी जाइए, अहमदनगर स्टैंड के ऑपोजिट में थोड़े डिस्टेंस पर वो है। अब वहाँ पर
एक कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन पुरानी अकबर प्रेस का कुछ हिस्सा अभी भी वहाँ मौजूद है। तो इनकी हकीकत आपको पता होगी। जब सत्ता फैमिली के घर पहली बार बाबा गए, और सब भाई सत्ता, जब भाई सत्ता कहते थे उनको, और प्रसिद्ध थे अहमदनगर में, कई सारे सोशल वर्क उन्होंने कहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़े किए हैं। तो ये भाई सत्ता बुला करते थे। जब उनके घर पर बाबा गए तो बाबा ने ये कहा था कि तुम्हारे 5 बेटे नहीं 6 है ना, 5 ही है ना, ये 3 5, और छठवा मैं हूँ, ऐसा कहा था इस परिवार को बाबा ने। खैर, तो ये सत्ता फैमिली में गाय माई का जन्म 18 दिसंबर 1899 या 1900 में हुआ था। उस समय दर्ज नहीं हुआ करता था रिकॉर्ड। और एक बहुत जो क्या कहते हैं उनको, कट्टर जो महाराष्ट्रियन परिवार था अहमदनगर का, उस परिवार में उनका जन्म हुआ था। और ये 9 बहन भाई थे। कितने? 9 भाई, 5 और 4 बहनें। तो ये बहनों का भी आपने नाम सुना होगा बाबा के चरित्र में कई बार। ये बानू मासी, गुलाम मासी, शिरीन, है ना, तो ये सब उनकी बहनें थी। और 1920 में ये बाबा को बाबा she became, सत्ता siblings became devoted to बाबा। ये सारी भाई बहन बाबा को के पास आ गए। 1920 में उन्होंने बाबा को स्वीकृत किया या बाबा के शिष्य बन गए। The 4 sisters came to be known as Gai Mai, Banu Masi, Gula Masi and Shirin Mai. Guy's husband, sorry, I skipped some lines, sorry. They had a step brother named Ardeshir who also came to Baba. तो इनका एक स्टेप ब्रदर को क्या कहेंगे, सोतेला भाई था, उसका नाम आर्देशीर था। ये भी बाबा के पास आ गया। दे डिसाइडेड, मतलब कोई छूट नहीं गया। इतने बड़े परिवार का अगर ध्यान से देखेंगे तो सारे जन आ गए बाबा के कांटेक्ट में। They resided at Akbar Place, a cotton mill that also housed a large extended family residence, and Baba visited and took many meals with the family there. ये अकबर प्रेस बाबा आए दिन जाते थे। कई बार बाबा ने वहाँ खाना खाया है। वो घटना आपको याद होगी कि बाबा सीधे अंदर घुस गए और पिंजरा खोला, उसमें से पुरानी दाल थी वो खाने लगे। फिर वो आई, वो बोले अरे मुझे बोलना था, मैं कुछ गरम बना। तो पिंजरा माने कि पहले कैसा होता था, लकड़ी का छोटा कबर्ड होता था, कपाट, उसको अगल बगल में तीनों डायरेक्शन में जाली हुआ करती थी एयर पास होने के लिए। ये देहाती नेचुरल नैसर्गिक फ्रिज टाइप आपके घरों में भी होता होगा। जो मेरे उम्र के लोग हैं इन्होंने ये अनुभव किया होगा। ये घर पिंजरा किसी को देखना है तो अभी भी ये है। अकबर प्रेस मतलब बहुत बड़ा प्रीमाइसेस था। अभी जो हमको मेहराबाद से हम मेहराजाद जाते हैं अहमदनगर स्टैंड के सामने जो बड़ा रास्ता हो गया, वहाँ पर ओवरब्रिज भी हो गया। नीचे से जाएंगे तो ये कोने से लेके पीछा कोना है, और इस तरफ राष्ट्रीय पाठशाला या उसको वो बाजार समिति कहते हैं, मार्केट यार्ड का, वहाँ से लेके पीछे तक इतना बहुत बड़ा परिसर था। इसी के अंदर मोहन मुद्रणालय भी इन्हीं का था, तो जिसमें मेहर मैगजीन वगैरह छपा जाता था। तो अकबर प्रेस बहुत बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। अकबर प्रेस माने कि वो कपास को प्रेस करके उसको बंडल बना के भेजना। प्रेस मतलब प्रिंटिंग वाला नहीं। तो उसका कुछ हिस्सा लिटिगेशन के अंदर है, अभी भी पुरानी हालत में मौजूद है। पीछे जाएंगे तो जब मैं मेहराबाद हूँ, आप लोग कभी आएंगे वहाँ तो हम दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ प्लान करना पड़ेगा। एनीवे काफी जगह है अहमदनगर में बाबा की भेंट दी गई बाबा द्वारा। तो ये गाइस हस्बैंड बैराम शाह दोहरा जसवाला, ये जसवाला फैमिली से एक लड़की हमेशा जुड़ती थी अपने ऑनलाइन बुक रीडिंग में, है ना, दिलू आजकल दिख नहीं रही। अभी वो पुणे शिफ्ट हो गई, पहले ठाणे रहती थी। आज दिलू की याद आ गई। ये परिवार से वो संबंधित है, रिलेटेड है, जो दिलू जुड़ती थी ना। Guy's husband Bairam Shah Dora Jesawala, whom everyone knew as Papa,
was an industrial inspector with the Indian government. तो एरज के पिताजी या बेराम शाह दोराब जसवाला जो थे, ये भारतीय सरकार में उस समय, मतलब ब्रिटिश सरकार था, तो जो औद्योगिक इंस्पेक्टर, जो कंपनियां रहती थी उसका इंस्पेक्शन के लिए तपासनीस थे. He and Guy had 4 children. उनके और गाय माई के 4 बच्चे थे. एरस सबसे बड़ा, born October 13, 1916. 13 अक्टूबर 1916 को एरज का जन्म हुआ था. मनी उसके बाद में उसकी बहन थी, जिसका जन्म 3 मई 1919 में हुआ था. मेहरू, ये मेहरू अलग है. हाँ, ये एरज की बहन मेहरू अलग है. और जिस मेहरू को आप लोगों ने महिला मंडली के साथ देखा होगा, या महिला रेसिडेंशियल मंडली का आखिरी सदस्य जो बच गया था, मेहरू, जो बहुत हिम्मत वाली थी, बहुत सुंदर थी, वो फ्रेंनी की बेटी, मतलब मेहरा की भतीजी थी वो, और ये मेहरू अलग थी. सो मेहरू का जन्म 7 अगस्त 1920 में हुआ था. और मेरवान, जिसको आप लोगों ने कई बार मिले होंगे, मेरवान जसावाला, जो छोटा भाई था एरज का, इनका जन्म 22 नवंबर 1930 को हुआ था. गाय मीन्स काउ इन हिंदी, एंड गाय केम टू बी कॉल्ड गाय माई और काउ मदर, ए स्पिरिचुअल ऑस्पिशियस नेम. जैसे कि हम लोग गाय मतलब गैया, गो माता कहते हैं ना, तो ये गो माता जैसा ही उनको गाय माई कहा जाता था, जिसका मतलब आध्यात्मिक दृष्टा बहुत ही पवित्र, ऐसा नाम इसको समझा जाता है. So Gai Mai, Eraj Mani and Mehru visited Gai Mai's brother Nausirwan at Akbar Press at Christmas in 1925, and Nausirwan took them on a carriage drive to Mehrabad to meet Baba for the first time. तो 1925 के क्रिसमस में गाय माई, एरज, मनी, मेहरू, ये सभी लोग, तब मेरवान नहीं था शायद, ये गाय माई का भाई जो था नौशेरवान अकबर प्रेस में, तो इनको मिलने के लिए आए थे. और नौशेरवान सत्था ने उनको अपने बग्गी में, तभी ऑटोज वगैरह नहीं थे, अगर अहमदनगर से मेहराबाद जाना है या तो पैदल जाओ, कभी दिन में 1-2 बस रहेगी तो उसमें दौड़ वाली बस रहेगी तो जाओ, या तो साइकिल चला के जाओ. दूसरा ऑप्शन था धनिक लोगों के लिए घोड़ा गाड़ी, तो ये घोड़ा गाड़ी में वो लेके गए मेहराबाद बाबा को मिलने के लिए पहली दफा 1925 में. बाबा told Gai Mai's sister Gula that he was her 6th brother, thus establishing a lifelong connection with the entire Satta family. तो जो गाय माई की बहन थी गुला मासी जिसको कहते थे, तो उसको बाबा ने कहा था कि बाबा उनका 6वां भाई है. ऑलरेडी दे हैड 5 ब्रदर्स, तो बाबा ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हारा 6वां भाई हूँ. और इस प्रकार से सत्ता परिवार के साथ बाबा ने जीवन भर का अपना कनेक्शन बना लिया. Baba visited Jisawala's at their home in Nagpur on numerous occasions, even offering darshan there. तो नागपुर में ये जसावाला फैमिली का बहुत आशियाना था, बहुत बड़ा घर था. उसको कहते थे मेरी लॉज, उसका नाम था, लेकिन महल से कम नहीं था. और बहुत बड़ी उसके प्रीमाइसेस, प्रॉपर्टी, इतना सुंदर सुंदर स्टैचू. आज की तारीख में नासिक में अगर जाओगे तो जंगू का घर है त्र्यंबक रोड पर, वहाँ एमी रहती है, वहाँ पर इस तरह का देखने को मिलेगा. तो इससे ही प्रचंड ऐसा उनका घर था. दुनिया भर के जितने भी विविध फूल और पत्ती पौधे थे उसको एकत्र किया था वहाँ एरज और उसके पिता ने. बहुत सुंदर बगीचा था, स्टैचूज थे, फ्लावर पॉट्स थे, वास थे, बहुत ही सुंदर. कि उस जमाने में ब्रिटिशों ने एरियल उसका पिक्चर लिया था और उनको बहुत बड़ा फ्रेम करके उनको प्रेजेंट दिया था. इतना बड़ा वो सुंदर प्रॉपर्टी थी. तो खैर शायद धंतौली में या सिटी क्या कहते हैं वहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, उसके अगल बगल में कहीं ये था मेरी लॉज. अब नहीं है ये वास्तु. तो बाबा इनके घर काफी बार गए. देखो अवतार को भी हम इसमें से एक ही सीख सकते हैं.
केवल एरज को अपने पास और उसके परिवार को पूरा अपने पास लाने के लिए पहले से कितनी मुशक्कत बाबा को करनी पड़ी। यहाँ जब लोग कहते हैं कि क्या अवतार अपनी अचाट शक्तियों का और इसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्या साधारणतः नहीं, दुनियादारी के तरीके से बार बार जा करके एस्टेब्लिश कांटेक्ट करके कई बार बाबा इनके घर नागपुर में जाते थे, एरज के घर, यहाँ तक कि उनके घर पर, क्योंकि बहुत बड़ा प्रीमाइसेस था, सामने ग्राउंड था, कई बार बाबा ने दर्शन प्रोग्राम भी किए नागपुर में उनके घर। From Lord Meher, the entire Jessawala family was drenched in Baba's love, and Gai Mai longed to stay with him permanently. तो इतना बार बार भेंट दे करके ये परिवार बाबा के प्रेम में पूरा डूब गया, और गाय माई जो है हमेशा के लिए बाबा के साथ रहने की इच्छा करने लगी। इतना धन दौलत थी लेकिन उनको उसका मोह नहीं था, लेकिन बाबा के साथ आके रहने की इच्छा थी। देखो, The garments of their lives were soaked in the beloved's wine. उनके जीवन के वस्त्र प्रियतम के प्रेम में रंग गए थे। The entire family joined Baba permanently on August 1st, 1938, although Papa returned to Nagpur to work until his retirement. तो पूरा परिवार बाबा के साथ रहने के लिए 1 अगस्त 1938 को हमेशा के लिए आ गया नागपुर छोड़ करके। लेकिन पापा जैसा वालों को बाबा ने अनुमति दी कि जब तक तुम्हारा रिटायरमेंट होता है तब तक तुम काम करते रहो, और इसके लिए पापा जैसा वाला पीछे रह गए। और देखो 1938 8 दिसंबर 1938 को पहली ब्लू बस यात्रा शुरू हो गई। तो ठीक वो ब्लू बस के यात्रा के पहले कुछ महीने अगस्त में ये परिवार बाबा के साथ रहने के लिए आया, और जैसा हम देखते हैं कि ब्लू बस टूर में ये सभी लोग सम्मिलित थे, समय समय पर आना जाना भी था। Baba called Gai Mai, Manu, Meheru and Meherwan intermittently throughout the blue bus tours, settling them in between for extended periods of time in Nagpur, Bangalore and Dehradun so that Meherwan could attend school. कुछ भी हो, छोटे बच्चे अगर है तो उनका स्कूलिंग बराबर हो जाता है, इसका ध्यान बाबा रखते थे। तो क्योंकि आगे मेहरवान को नौकरी भी करनी थी, तो ये बाबा को सब पता होगा। तो इस प्रकार से बाबा ने गाय माए, मनु, मेहरू और मेनवान को समय समय पर बाबा ब्लू बस यात्रा में सम्मिलित करते थे। ये हमने देखा है कैसे किस किस प्रकार पर उनको बुला लिया, फिर उनको भेज दिया, उनका छुट्टी में बुला लिया, फिर भेज दिया, और फिर उनको भेजते थे बाबा नागपुर, बेंगलोर, देहरादून, कि वहां पर अब उसका स्कूल करो, अब वहां पर दाखला करो, और वो लोग जहां बाबा बोलते थे वहां उनका दाखला करके उसको स्कूल में डालते थे ताकि मेहरवान का स्कूल अफेक्ट नहीं हो। In 1943 they moved into बिंद्रा हाउस in Pune. 1943 में पूना में बिंद्रा हाउस में शिफ्ट हो गए। बाबा ने उनसे कहा था कि 1 हफ्ते के लिए तुमको रहना है, और आजीवन वो वहां रहे उसी हालत में कि अब कल को 8 दिन के बाद तो सामान छोड़ना ही है वापस, तो अब क्यों छोड़े। ऐसे हालत में उन्होंने वहां जीवन बिताया। ये कहानी आप सबको पता ही होगी। In May 1945 Meheru married her cousin Savak Damania and the couple lived at खुशरू क्वार्टर्स। 1945 के मई महीने में सावक दमानिया के साथ मेहरू का विवाह हो गया, और खुशरू क्वार्टर्स मतलब आज जो ट्रस्ट ऑफिस जहाँ पर है उसको खुशरू क्वार्टर्स कहते हैं, तो वहाँ पर वो रहने लगे। When Bindra House was sold in 1990, गाय माए, मनु एंड मेहरवान मूव टू मेहराजाद। जब बिंद्रा हाउस 1990 में बेच दिया गया तब वापस से गाय माए, मनु और मेहरवान मेहराजाद रहने के लिए आ गए। मेहरू बैराम शाह दमानिया died of pancreatic cancer on August 28, 1953 and her body was taken to the Tower of Silence. 28 अगस्त 1953 को मेहरू की मतलब एरज की बहन की मृत्यु हो गई पैंक्रियाटिक कैंसर से, और टावर ऑफ साइलेंस जो अहमदनगर में है वहां पर उसका शरीर लेके गया। गाई सथा जेसावाला died on June 22
1992 and her body also was taken to the Tower of Silence. तो गाई माई जो है उनकी मृत्यु 22 जून 1992 में हुई और उनका शरीर भी टावर ऑफ साइलेंस लेके गया. Manu's health gradually deteriorated and she died of heart failure on August 16, 2012 at the age of 93 at Mehrazad. तो मनु को आप लोगों ने देखा होगा, उसको फिजिकल चैलेंजेस पहले से ही थे, मसल्स का प्रॉब्लम था. तो मनु जो है, मेरवान और एरज की छोटी बहन, इनकी भी धीरे धीरे तबीयत खराब होती गई. 16 अगस्त 2012 को हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई. उम्र उनकी तब 93 साल की थी. मेहराजाद में उनकी मृत्यु हो गई. मनी या मनु बैराम जसवाला's body was cremated at Lower Mehrabad and her ashes were scattered at Upper Mehrabad. तो मनु को लोअर मेहराबाद में अग्नि दी गई और उनकी रक्षा जो है अपर मेहराबाद में फैलाई गई. The history of the Jasawala family's time with Meher Baba is chronicled in My Life with Meher Baba, The Avatar of the Age, written by Merwan. तो मेरवान जसावाला द्वारा एक अपने पास है ये किताब, मोटी सुंदर किताब है. तो ये जो पूरा जसवाला परिवार की हिस्ट्री है, इतिहास है, ये मेरवान जसावाला द्वारा इस किताब में लिखी गई है. इस किताब का नाम है माई लाइफ विथ मेहर बाबा, द अवतार ऑफ द एज. मेरा अवतार मेहर बाबा के साथ जीवन. अवतार मेहर बाबा जो इस युग के अवतार है, इनके साथ मेरा जीवन, इस प्रकार से उसका शीर्षक है. 1 मिनट में मैं वो किताब आप लोगों को दिखाई दूं. जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे मेहर बाबा. अभी क्या है, किताब रखने को जगह नहीं है, ऐसा हो गया है. तो ये किताब है, वो आप देख पा सकते हैं. आपने देखी होगी कहीं लाइब्रेरी में वगैरह. मोटी सी किताब है, सुंदर किताब है. तो हालांकि मैं लाइब्रेरी में से लेके, बॉम्बे की लाइब्रेरी में से लेके पढ़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अपनी कॉपी होनी चाहिए पास में, तो ये मैंने खरीद लिया है. माई लाइफ विथ मेहर बाबा, द अवतार ऑफ द. सुंदर किताब है, काफ़ी सारे इसमें कहानियाँ हैं मेरवान जसवाला फैमिली की. एक बात आपने अभी तक देखी होगी, हमको थोड़ा बहुत कुछ हो गया, परिवार में कुछ गड़बड़ हो गई, या तो हम बाबा को कोसना, कई लोग हैं, आप शायद नहीं कोसते होगे, हम नहीं कोसते हैं, पर कुछ लोग हैं जो बाबा को कोसना शुरू करते हैं, जो कहना शुरू करते कि हम तो बाबा का इतना किया, फिर हमारे हिस्से में ऐसा क्यों. अभी तक आपने देखा है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा को व्यतीत किया, बाबा को समर्पित किया, बाबा के साथ पूरा जो रहे, हर एक का आपने देखा है, इंक्लूडिंग मनी मेहरा. मनी को भी कैंसर हुआ. इतने इसमें अभी जितना पड़ा, इसमें से तो आधी से ज्यादा को कैंसर ही हुआ है, पेट का ज्यादातर हुआ है. किसी की मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई, किसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, जैसे कि मेहरा को. मतलब जो लोगों ने अपना सब कुछ ईश्वर को दिया, वो भी बचे नहीं. पीड़ा, वेदना, भौतिक या शारीरिक जो बीमारियों से हम क्यों एक्सपेक्ट, मेरे समझ में नहीं आता है. हम तो किस खेत की मूली, हम कैसे उम्मीद करते हैं. हम वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं. अगर हम प्रार्थना कहते, हमारे अपने लिए होती है, उनके लिए नहीं होती है. हम उनकी जय करें या नहीं करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. वो ईश्वर है, रहेंगे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. फर्क पड़ने वाला हमको पड़ने वाला है. हम क्यों ये अपेक्षा करते हैं कि हमको कोई दुख दर्द नहीं हो, कि हम बीमार नहीं पड़े या कोई हमको तकलीफ नहीं होए, जब उनके अपने इतने, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ उनको समर्पित किया,
वो भी बीमारियों से बचे नहीं हैं। हर किसी का मृत्यु का कारण इसमें दिया है। अब ध्यान से सुने, हम आगे जारी रखते हैं। केटी ईरानी केटी ईरानी डॉक्टर गौहर की बहन है। इसने भी पूरा जीवन आजीवन बाबा के साथ रही है। ये लोग कराची से थे और जो सुंदर सुंदर गीत, हुमा की गजल आजकल हमको ओरिजिनल बाबा ने जो भी हुमा गजल से कृपा करके उसी ट्यून में गाई है, क्योंकि ये बाबा के द्वारा फिक्स की गई ट्यून है। आती नहीं तो वैसा ही गाई है, दूसरा चाल लगाने की कोशिश नहीं करे, वो अच्छी लगेगी नहीं। जो बाबा की चाल है कैसे भी हो, आप उसको बेतुकी समझो, अच्छी नहीं समझो, जो भी समझो, हम तो उसको बेस्ट समझेंगे क्योंकि बाबा द्वारा रचित है। तो बाबा ढोलक पर ये चाल उनको देते थे और अगर कम ज्यादा है, नीचे ऊपर है, तो बाबा इशारों से बताते थे, उस प्रकार से वो बदलाव करते थे। तो जितनी भी हुमा गजल्स आज हमको सुनने को मिलते हैं बाबा की ट्यून, वो केटी ईरानी ने गाए हैं या रोड़ा मिस्त्री ने गाए हैं। बहुत सुंदर आवाज है दोनों की भी। तो केटी ईरानी जो है डॉक्टर गौहर की बड़ी बहन, उसके बारे में आप सुनेंगे पढ़। Katie Rusi Irani was born in Quetta, British India on February 27, 1920, the daughter of Rusi Jahangir and Khurshid Banu Irani. तो ये केटी रूसी ईरानी का जन्म अब ये पाकिस्तान में है, क्वेटा में, ब्रिटिश इंडिया, भारत टाइम का, ब्रिटिश टाइम का भारत में 27 फरवरी 1920 को इसका जन्म हुआ था। और रूसी जहांगीर और खुर्शद बानू ईरानी इनकी ये बेटी थी। केटी फर्स्ट मेट बाबा when he visited her family home in Quetta in June 1923, when Katie was 3, again the following June, and also in May 1931 when she was 11. तो बाबा ने कई बार इनको घर को भेंट दी, कम से कम 3 बार का तो यहाँ जिक्र है कि बाबा ने जून 1923 को क्वेटा में उनके घर को भेंट दी थी, जबकि केटी ईरानी 3 साल की थी। फिर से अगले जून में 24 में भी और मई 1931 में भी, जब केटी 11 साल की थी, बाबा उनके घर कराची क्वेटा में गए थे। When Baba traveled to the West in 1932, he wished to take with him a suitable Indian girl, a chaste girl with, chaste girl with love and devotion who has a pure heart. तो 1932 में जब बाबा पश्चिम में गए तो अपने साथ एक सुयोग्य भारतीय लड़की को लेके जाना चाहते थे कि जिसके पास बहुत सारा प्रेम और भक्ति हो और जिसका हृदय शुद्ध हो। Katie was among those invited to Mehrabad for an interview. तो किसको ले जाने का इसके लिए? मेहराबाद में इंटरव्यू हुए, तो इस इंटरव्यू में केटी ईरानी भी थी, but her parents did not wish for her to go with him and she declined to come. तो लेकिन उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि बाबा के साथ उसको विदेश भेजने के लिए, और वो वापस गए। Katie's family moved to Ahmednagar the following year at Baba's urging and thus avoided being caught in the 1935 Baluchistan earthquake. कई हकीकतें हैं इस परिवार के बारे में। कई बार आदमी है सहजता से बाज नहीं आता है, सुनता नहीं है। पहले इनको बताया तो उनके पिताजी माने नहीं, उस लड़की को कोई बाबा के साथ लेके नहीं जाने दिया, और अंततः वहां बलूचिस्तान में इतना भयंकर भूचाल आया। ओके, हाउ टू प्रोनाउंस इट? थैंक यू गांगडे सर। chastity, chaste. ओके, थैंक यू सर। सो चास्ट मतलब अनमैरिड। थैंक्स। तो यहाँ पर बलूचिस्तान में इतना भूचाल आया कि कुछ भी बचा नहीं। तो बाबा ने बहुत उनको, एक पहले हल्का आया और उनको बाबा ने बताया कि तुम आओ आओ, और वो आने के बाद वो देखा तो सारा अर्थक्वेक में सब कुछ, जमीन जायदाद उनका सब कुछ ध्वस्त हो गया। और फिर वो अहमदनगर आए 1935 में रहने के लिए कायम। Katie joined the women's ashram permanently on December 9, 1938 in Hyderabad during the second evening of the first Blue Bus tour.
तो जैसे हम देखते हैं पहली ब्लू बस यात्रा के दौरान 8 दिसंबर को केटी उनके साथ नहीं थी, पर 9 दिसंबर 1938 को हैदराबाद में उन्होंने ब्लू बस टूर यात्रा ज्वाइन की और महिलाओं के आश्रम में हमेशा के लिए रहने के लिए केटी आई। आप लोगों को याद भी होगा, आप मिले होंगे, कुमार भैया भी मिले होंगे, हम लोगों को अच्छे से याद है केटी ईरानी एकदम हेफ्टी थी, स्टाउट थी, लंबे चौड़े। या रेखा ताई को भी याद है, जो लोंधे परिवार, हाँ वंदना ताई, वही लोंधे परिवार जो पहले से जाता रहा है, उनको भी उनका बहुत सहवास मिला होगा। रादर वो जो केटी ईरानी है उन्होंने वंदना ताई को सिखाया 7 नेम्स गाने के लिए, इसलिए हम उनसे आग्रह करते कि आप ही गाइए। उन्होंने कहा कि उनको बताया था मेरा मनी सबको, उनकी आवाज़ भी अच्छी है, और फिर केटी ने उनको बताया कि कैसे कब, हाँ नीचे ऊपर कैसे डबल गाना है, ये सब उनको सिखाया था। सो महिलाओं के आश्रम में रहने के लिए हमेशा के लिए केटी आ गई और 9 दिसंबर 1938 को हैदराबाद में उसने पहली जो ब्लू बस यात्रा थी उसमें वो ज्वाइन हो गई। तब उसकी उम्र 18 साल की थी। इस यात्रा के दौरान केटी खाना बनाना सीख गई। She stayed with Baba until the beginning of the new life, when he sent her to live in Bombay, where she worked at the Japanese consulate on his order until she retired in 1978 and went to live at Mehrazad. देखो, बाबा की आज्ञा से वो आ गई, ब्लू बस यात्रा में भी शामिल हो गई, लेकिन न्यू लाइफ के दौरान बाबा ने उसे बॉम्बे भेज के एक जापानीज कॉन्सुलेट में काम करने के लिए भेजा। वहाँ पर रिटायर होने तक उसने काम किया बाबा की आज्ञा से, और 1978 में रिटायरमेंट के बाद वो मेहराजाद में रहने के लिए आ गए। The Katie resumed cooking for the Mandali as well as other residents until her health began to fail. हमेशा बाबा के टाइम में भी, ब्लू बस यात्रा में भी खाना बनाने का काम केटी जीवी का था, केटी ईरानी का था, मनु जसवाला का था। तो बाद में भी वो रिटायर होके जब मेहराजाद आई, उसके पश्चात भी आफ्टर रिटायरमेंट 1978 के बाद भी मेहराजाद आने के पश्चात सब जितने जो रेसिडेंट्स वहाँ थे सबके लिए वो खाना बनाती थी। उसका किताब भी है, आप लोगों के पास होगा, कुकिंग विथ केटी, उसकी खास रेसिपीज का उसने एक किताब बनाया है, और इन्हीं में से कुछ चीज़ों को उसी तरीके से अभी भी वो एमपीआर में बनाते हैं। तो मेहराजाद में जब तक उसकी तबीयत बिगड़ी नहीं तब तक वो सबके लिए खाना बनाती थी। Katie recorded some of her memories of life with Baba as well as many of her delicious recipes in a cookbook entitled Cooking with Katie. वो भी है अपने पास पीछे है कि उसकी काफ़ी सारी बाबा के साथ की यादें और खाना बनाने का रेसिपी बुक उसने बनाया है। After Baba dropped his body, Katie regaled pilgrims in Manly Hall with stories, some of them quite hilarious, of her life with him. तो बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद जो मंडली जन आते थे उनको बाबा की बातें सुनना पसंद था, तो मंडली हाल में वो बाबा की कहानियां बताती थी, कुछ कुछ तो बहुत मजेदार थी, और अपना जीवन बाबा के साथ जो उसने बिताया इसके बारे में उनको बताती थी। Katie Rusi Irani died of heart failure on May 29, 2009 at Mehrazad at the age of 89. अपनी उम्र की 89, है ना, 89 साल की जब वो थी, तब 29 मई 2009 में मेहराजाद में केटी रूसी ईरानी का देहांत हार्ट फेल्योर से हुआ। Her body was cremated at Lower Mehrabad and her ashes are interned in the 4th grave to the right of Baba's Samadhi. तो उसके शरीर को लोअर मेहराबाद में अग्नि दी गई और उसकी जो रक्षा है वो बाबा की समाधि के राइट साइड में, मतलब मनी के साइड में चौथी जगह पे उसके रक्षा के दफनाया गया। Katie was preceded in death by her older sister Gohar, who was born in Quetta on August 3, 1916. तो गोहर ईरानी उसकी बड़ी बहन थी, उसका जन्म 3 अगस्त 1916 को क्वेट्टा में हुआ था।
और गोहर के पहले इसका देहांत हो गया. गोहर was an occasional passenger in the blue bus and served as Baba's personal physician for many years. तो ब्लू बस यात्रा के दौरान गोहर बीच बीच में आती थी, तभी उसका मेडिकल का पढ़ाई चल रहा था और काफी साल उसने बाबा का डॉक्टर करके वो कार्यरत रही. She was riding in the second car when Baba's 1952 accident occurred. 1952 में जो बाबा का कार का एक्सीडेंट हुआ, तब दूसरी कार में डॉक्टर गोहर थी. Gohar died at Mehrazad on June 30, 2004 at the age of 87. तो जब उसकी उम्र 87 साल थी, तब 30 जून 2004 को मेहराजाद में गोहर की मृत्यु हुई. Her body was cremated at Lower Mehrabad and her ashes are interred in the second grave to the right of the Samadhi. तो गोहर की गोहर को भी अग्नि दिया गया लोअर मेहराबाद में, और जो रक्षा है वो मनी के बगल में राइट साइड में बाबा की समाधि के वो दफनाया गया उसकी रक्षा को. अब आते हैं चांजी. पौर्वात्य पाश्चात्य ऐसा है, उसमें महिला पुरुष ऐसा कुछ भी नहीं है, महिला दिन हो गया. चांजी. Primrose Hormuzji, Dada Chandji, was born in Bombay on November 23, 1892 to Parsi parents. तो बाबा से 2 साल ये बड़े थे. 1892 में 23 नवंबर को पारसी परिवार में फ्रेमरोज होमुस जी दादा चांद जी, इनका जन्म बम्बई में हुआ. इनका नाम फ्रेमरोज थे, लेकिन उनको सारे दादा चांजी चांजी कहते शॉर्टकट में. हाँ, मेरी एक विनती है सबको, ये चांजी डायरी जो है बहुत दिलचस्प है. 700 पन्ने की डायरी है. पहले ट्रस्ट वेबसाइट में अवेलेबल थी, लेकिन आजकल वो डायरी ट्रस्ट वेबसाइट में दिखती तो है लेकिन खुलती नहीं है. अगर कोई खुल पाएगा तो अच्छा है, नहीं खुल पाएगा तो काइंडली सेंड ईमेल टू ट्रस्ट टू मेक इट अवेलेबल. सब लोग सुन रहे हैं? कौन कौन ईमेल भेजेगा प्लीज यहाँ पर मुझे ऐसा वाला कर दीजिए, ऐसा वाला. गांगड़े सर भेज सकते हैं, बात भी कर सकते हैं क्योंकि गांगड़े सर को जानते हैं वहां पर सब लोग. नाफड़े. हाँ प्लीज. नाफड़े फैमिली अनंता है, अभी अनंता गया होगा, वो तो अपना बेचारा काम आधा छोड़ के आता है गाने के लिए. थैंक यू यास्मीन जी. बस कोई भी नहीं, मुझे पकड़ के 3 ही लोग हो गए. सब लोग लिखेंगे तब कुछ होगा, क्योंकि इस डायरी पे आजकल वार्ड पार्क्स काम कर रहा है. और जब ये लोग काम करते हैं ना पाश्चात्य लोग, तो वहां से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए उपलब्ध नहीं रहते. ये गलत बात है. तो कृपा करके मैं मतलब ओपनली बोल रही हूँ कि प्लीज लिखो. एक लिखे उससे तो 10 लिखेंगे तो उसका कुछ तो हमको डायरी पढ़ने को मिलनी चाहिए. बस दैट्स ऑल. कंबाइंड डायरी है, ये भी होनी चाहिए, है कि नहीं. सॉफ्ट एंड सॉफ्ट. एक बात अच्छी हुई है आजकल, आप अगर ऑनलाइन लाइब्रेरी जाओगे ट्रस्ट की, कई सारी किताबें बाबा की और बाबा के बारे में कई सारी किताबें ईमेल एड्रेस में भेज देंगी. जिसको जिसको चाहिए मुझे बता दो, मैं ईमेल सुषमा जी आपको भेज दूंगी, ईमेल एड्रेस भेजूंगी मैं आपको. अभी बता सकते, देखना पड़ेगा मुझे भी. तो कई सारे किताब अवेलेबल है ऑनलाइन, और अच्छी अच्छी किताबें ऑनलाइन अवेलेबल है. आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं. किताब को ज़्यादा जगह आपके मोबाइल में नहीं जाती है. दुर्भाग्य से हम लोग कैसे होते हैं ना, फैमिली के फोटो वीडियो सब रखेंगे परिवार के, और बाबा के चीज़ों के लिए हमारे मोबाइल जाम हो जाते हैं. जबकि ऐसा नहीं है. किताब अगर डाउनलोड करके रखोगे तो कहीं कुछ नहीं जाता है. जब से हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे, इतना एक एक पेज में डालती वो भी है, ये डाउनलोड करी हुई किताबें भी रहती है, उसमें कुछ नहीं होता है, उससे नहीं मेमोरी जाती है. ये फोटोज और वीडियोस में मेमोरी जाती है. एनीवे, चांद जी. So he spent 1 year in college studying typing and shorthand, after which he was employed by a cotton company as a shipboard journalist during World War I and as a salesman, accountant and secretary before becoming soon to be
embezzled co-owner of a movie theater in Bombay. तो चांजी की हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। तो इन्होंने टाइपराइटिंग सीखा था, शॉर्ट हैंड सीखा था। देखो, हर एक तैयार होके फिर बाबा के पास आए थे और ताकि बाबा का मदद कर सके। वो हुनर जो है दुनिया में सीख कर बाबा के पास आए, जिसका बाबा के कार्य के लिए उपयोग हो पाया। तो इन्होंने कॉलेज में 1 साल गुजारा टाइपिंग शॉर्ट हैंड सीखने में, और इसके पश्चात एक पहला महायुद्ध के दौरान गई, अब पूरी गई, स्पीकर खराब हो गया। एक मिनट। हेलो। जर गरम पानी नहीं तो कहते गई, आवाज गई। दारू उगड़स रख दे प्लीज, कीप इट ओपन। सॉरी, आवाज नहीं गई, स्पीकर गया। एनीवे, अभी वो मैं रेणु का नहीं है ना, लेकिन वो एनीवे। सो पहले महायुद्ध के दौरान एक कॉटन कंपनी थे, तो यहाँ शिप बोर्ड में जर्नलिस्ट के तौर पर उन्होंने कार्यरत थे। सेल्समैन का भी कार्य किया, अकाउंटेंट का भी काम उन्होंने किया, सेक्रेटरी का भी काम किया, और उसके पश्चात एक बॉम्बे में जो मूवी कंपनी, सिनेमा कंपनी, थिएटर कंपनी के वो मालिक बने। Over time, Primrose was beset by a series of losses that culminated in 1920 when his wife of 4 years, whom he loved dearly, divorced him or divorced him to be with his closest friend. So, बाद में कई सारी दुर्घटनाएं की श्रृंखला इस व्यक्ति के जीवन में हुई, जिसमें कि उसकी पत्नी ने उसे डिवोर्स दिया। उस समय डिवोर्स आम बात नहीं थी, तो जिससे वो बहुत बेहद प्रेम करता था, उसी पत्नी ने उसको फंसाया और उसके सबसे नजदीकी दोस्त के साथ शादी करके इसको डिवोर्स दिया। In his despair, Primrose went to Chowpatty Beach in Bombay to commit suicide. But Meher Baba was walking there that evening and Primrose's life was saved. तो इससे हताश होके वहाँ चौपाटी है, बॉम्बे बीच है, समंदर में आत्महत्या करने के लिए जब चांजी पहुँचे, वहाँ पर बाबा उनको मिले उस शाम को, और इस प्रकार से चांजी का जीवन बचाया गया। The following day, Baba called him and said, "Leave everything and come to me." ये लंबी हकीकत है, यहाँ जिस प्रकार दी है उसी प्रकार पढ़ेंगे, आपने सुनी भी होगी अलग तरीके से। तो बाबा ने तुरंत उनको अगले दिन मैसेज भेजा और बताया कि सब कुछ छोड़ो और मेरे पास आओ। Primrose brought his entire family to Baba. His parents, 5 siblings, one of whom Nauroji was the father of Arnawaz and Nargis and their families as well. तो अपने पूरे परिवार को चांजी लेके बाबा के पास आया। उसमें उसने माता पिता थे, उसके भाई बहन थे, जिनमें कि एक नौरोज जी थे, और अर्नवाज और नरगिस दादा चांजी जो है इनके पिताजी भी थे, और उनके परिवार भी थे। सभी को बाबा के पास लेके आया। Primrose Dada Chanji, whom Baba called Chanji, served as Baba's devoted secretary for 24 years. 24 साल तक बाबा का सेक्रेटरी के तौर पर उसने एकदम समर्पित सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने बाबा की सेवा की 24 साल। Taughting his portable typewriter whenever Baba ordered him to go. जहाँ बाबा बोलते थे वहाँ पर अपना छोटा सा पोर्टेबल टाइपराइटर लेकर वो जाते थे। As well as making travel arrangements and managing Baba's correspondence, Chanji maintained a series of diaries that document much of Baba's work between July 10, 1926 and August 1944. मैंने कहा यही वो चांजी's डायरी है।
बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारी किताबें इस चांजी की डायरी के आधार पर लिखी गई है जो आज हम पढ़ते हैं। तो 10 जुलाई 1926 से लेकर 11 अगस्त 1944 तक का जो बाबा का पूरा कार्य है, इसको पूरा अपनी डायरी में स्क्रूपुलसली, एकदम मेटिकुलसली उन्होंने डायराइज किया है और श्रृंखला है उनकी डायरीज की। और बाबा का करस्पॉन्डेंस भी वो संभालते थे। हमने जैसा देखा है ब्लू बस टूर के दौरान कई बार देखा है कि बाबा ने चांदी से कहा कि वहाँ आगे से जाओ और हमारा सब इतने इतने लोगों का रहने का प्रबंध करो, रहने की जगह ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, ये सारे बाबा उनको प्रिस्क्रिप्शन देते थे, अपनी कंडीशंस बताते थे किस तरह से चाहिए। तो इस प्रकार से बाबा का वार्ता पत्राचार देखना, बाबा कहाँ जाते हैं वहाँ उनका रहने की अरेंजमेंट करना, और ये सभी कार्य चांजी करते थे और डायरी भी लिखते थे। लाइक नाजा, he often served as Baba's scapegoat, bearing responsibility for circumstances that were nearly always beyond his control. तो नाजा जैसा ये भी हमेशा बाबा के मतलब बाबा गुस्सा होना या ऐसे कई सारी स्थितियों का वो सामना करते थे, कई सारे सरकमस्टेंस में, परिस्थितियों में ये बाबा की मार मतलब नाराजगी झेलते थे, कई सारी जिम्मेदारियां निभाते जहाँ की ऐसी स्थितियां होती थी कि जो उनके नियंत्रण के बाहर की स्थितियां होती थी। He once said to Baba, "Go on, you have the right to treat me like this. You are the master. You have the authority." आके बहुत बाबा की डांट खाते थे चांजी, बहुत, सबसे ज्यादा डांट चांजी ने बाबा की बहुत डांट खाई है। जो भी वो करते थे, छोटी मोटी बात बाबा को पूछ के करते थे, सारा कुछ बताते थे। तो एक बार उन्होंने बाबा से कहा, हाँ करो करो, गो ऑन, बोलते रहो, डांटते रहो, आखिरकार मुझे इस प्रकार से ट्रीट करने का तुमको अधिकार है, तुम मेरे गुरु हैं और तुमको ये अधिकार है। चांजी लव्ड कश्मीर। एक मिनट, सॉरी। परसों ही किसी को मैंने बोला अब मेरी तबीयत एकदम ठीक हो गई। Anyway, Chanji loved Kashmir, which he called a paradise on earth, and he expressed the desire to die there, where it was so lovely. चांजी को कश्मीर बहुत पसंद था और वहाँ का सौंदर्य देखते हुए उन्होंने एक बार कहा था बाबा के कंपनी में, जब बाबा साथ में थे, कि अगर मृत्यु आएगी तो मुझे ऐसी जगह पर मृत्यु आनी चाहिए, ये उनकी ख्वाहिश थी। और चांजी का देहांत कश्मीर में ही हुआ, वहाँ टाइफाइड उनको हुआ, वहाँ का अस्पताल में वो भर्ती थे, वो अस्पताल अभी भी है, तो कश्मीर आप जाओगे तो अस्पताल जरूर देखना। और वहाँ क्योंकि बाबा उनको मिलने सवेरे शाम जाते थे, कई बार बाबा वो अस्पताल में गए हैं। तो ये चांजी कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते थे और वो कहते थे कितना सुंदर है। फ्रेम रोज होर्मुस जी दादा चांजी's wish was granted when he died there of typhoid fever on August 25, 1944 at the age of 51, taking his beloved's name. This is very important. उनकी उम्र केवल 51 साल की थी। 25 अगस्त 1944 को वहाँ टाइफाइड के कारण उनकी मृत्यु हो गई और तब बाबा का नाम लेकर के लेते हुए उनकी मृत्यु हो गई। बाबा केवल his family, Chanji has come to me forever. He had joined me eternally, and no one should worry. This is all in bold letters, capital letters. बाबा ने चांजी के परिवार को टेलीग्राम भेजा कि चांजी हमेशा के लिए आके मुझे मिला है और अनंतता के लिए अब वो मुझ में समाहित है। मतलब क्या, मुक्ति दी है उनको बाबा ने। एंड नो वन शुड, अब उनकी चिंता कोई करे नहीं। कितना सुंदर है ये। बाबा लेटर डिक्लेयर्ड, चांजी वॉज नॉट ओनली माई डिसाइपल, ही वॉज माई फ्रेंड।
तो बाद में बाबा कहते हैं कि चांदजी केवल मेरा शिष्य नहीं था, मेरा मित्र भी था. Chanji was buried in Kashmir, but his glasses and bedroll were interred at the site of Memorial Tower for Baba's departed disciple at Lahore Mehrabad. तो आप जो अभी मेमोरियल टावर मेहराबाद में देखते तब ये बना नहीं था, लेकिन बाबा ने स्वयं वहां पर बैठ करके गड्ढा खोद करके चांदी का जो चश्मा था, उसका टिपिकल गोल चश्मा आपने देखा होगा, और उनका बिस्तर बाबा ने स्वयं वहां पर दफनाया है. मतलब आज जो आप मेमोरियल टावर देख रहे हैं वहां उसे उसका बिस्तर दफनाया गया है और उनको कश्मीर में ही दफनाया गया है. और कश्मीर में मुझे अभी सॉरी नाम नहीं याद आ रहा है, किसी को याद आ रहा है तो वहाँ लिख दीजिए. हमने पहले भी ये किया था कि उनको बता के फिर बाबा ने उनकी वहाँ पर समाधि बनवाई थी. वो अभी भी है. पालवे वो कौन सा एरिया है, हमने कोशिश भी की थी वहाँ जाने की, पर हमको उस समय तो जाने को नहीं मिला, शायद वो टैक्सी वाला बराबर नहीं था. जो भी है, तो चांदी की समाधि वहाँ पर कश्मीर में है और उसका रख रखाव भी करता है कोई परिवार. एनीवे, तो बाबा की आज्ञा से वहाँ पर उसकी समाधि बनवाई गई है कश्मीर में. तो बाबा ने यहाँ पर नहीं है, कहीं और बाबा ने कहा है कि मैंने मेरा एक बहुत अच्छा वर्कर या मेरा सेक्रेटरी खो दिया है और उसके बिना मैं अभी हैंडीकैप हूँ. इतना काम चांदी करते थे बाबा के लिए. दैट्स इम्पोर्टेंट. अब हम लेते हैं डॉक्टर नीलू. 9 मिनट हमारे पास बाकी है, हम कोशिश करेंगे 9 मिनट में डॉक्टर नीलू कंप्लीट करने की. क्या मैं ज्यादा दौड़ रही क्या आज? मुझे लगा कि ये एनीवे, बाकी हम कल तो देखेंगे, कल मिलेंगे ही. डॉक्टर नीलू Vinayak Nilakantha Godse was born in Pune, India on November 13, 1902 to Hindu parents. Neelu, as he was called, learned of Baba through his friend Vishnu, and he attended Upasni Maharaj's birthday celebration at Mehrabad in 1927. तो पूना में 13 नवंबर 1900 एरज का भी जन्मदिन 13 है और डॉक्टर नीलू का भी 13 है. तो 13 नवंबर 1902 को पूना में एक हिंदू परिवार में विनायक नीलकंठ गोडसे, हिंदू ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था. और ये विष्णु मास्टर के जरिए इन्होंने बाबा के बारे में सुना था. उपासनी महाराज का जो जन्मदिन मेहराबाद में 1927 को मनाया गया, उसमें ये सम्मिलित थे. When he asked Baba about the energy and enthusiasm he witnessed, Baba explained, "It comes from me." जब उन्होंने बाबा से को पूछा है कि एक उत्साह और एनर्जी जो ताकत रहती है इसके बारे में, तो बाबा ने कहा ये मुझसे आता है. अगर हम में कोई इंथुजियाज्म है, उत्साह है, हमको कोई एनर्जी है, पावर है, तो कहाँ से मिलती है? एक वन एंड ओनली पावर हाउस इज हियर. हम में से प्रत्येक को, आपको, सबको, मुझे, हमको सभी को जो एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, वो कहाँ से आती है? यहाँ से आती है. तो ये बाबा ने स्वयं कहा है. बाबा कहते हैं कि इट कम्स फ्रॉम मी. Neelu came to Mehrabad in the late 1930s at the end of his training, and he served as one of Baba's physicians for many years, as well as many ashrams clinics. So 1930 में मेहराबाद में ये बाबा को ज्वाइन हो गए. उनका ट्रेनिंग मतलब डॉक्टरी का प्रशिक्षण खत्म होने के पश्चात, और बाबा का डॉक्टर करके काफ़ी साल उन्होंने सेवा दी, और साथ ही में आश्रम के लोगों के लिए भी वो एक डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे. Neelu was as good at fixing punctured tires as he was mending bodies, and he served as Elizabeth, Erich, and Donkin's navigator during the Blue Bus tours. जैसे हम देखते हैं ब्लू बस यात्रा में डॉक्टर नीलू सम्मिलित थे, और केवल डॉक्टर करके नहीं, तो कई बार इन्होंने पंक्चर ठीक किए हैं गाड़ी के. और जब जब एलिजाबेथ हो, एरच हो, डॉन्किन हो, ये गाड़ी चलाते थे, तो रास्ता बताने का काम ये डॉक्टर नीलू करते थे बाबा के ब्लू बस यात्रा के दौरान. नीलू accompanied बाबा as one of his companions during the new life. तो नवजीवन के दौरान, न्यू लाइफ के दौरान डॉक्टर नीलू भी बाबा के साथ न्यू लाइफ में सम्मिलित थे.
This is important. Vinayak Nilkantha Godse died on December 2, 1956, the only fatality in Baba's second automobile accident in Satara. इनका जन्म हुआ था 1902 में, तो केवल 54 साल की उम्र उनकी थी जब उनका देहांत हो गया एक्सीडेंट में। और बाबा के एक्सीडेंट में मृत ऐसा एक ही ये व्यक्ति था। इनकी भी इच्छा थी कि जब मेरी मृत्यु होगी तब बाबा साथ में, बाबा की उपस्थिति में, मौजूदगी में मेरी मृत्यु हो, ऐसी इच्छा इन्होंने प्रकट की थी। और बाबा ने उनको तथास्तु बोला था कि ऐसा ही होगा, और वैसे ही हुआ कि बाबा की मौजूदगी में उनकी कार एक्सीडेंट में सतारा में मृत्यु हो गई। अब आगे है, जाहिर है कौन होगा, एरच जसावाला, इसके पश्चात है मेरवान जसावाला। और यहाँ मेरवान जसावाला के पश्चात पौरात्य लोगों का हिस्ट्री जो है पूरी हो जाती है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे सब पाश्चात्य लोगों के बारे में। किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो प्लीज मोस्ट वेलकम। थोड़ा आज फिर से गला दगा दिया है। गर्मी बहुत है तो दोपहर को ठंडा नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का, लेकिन बड़ी शेप क्या कहते हैं, वरियाली का शरबत पिया ना तो बड़ी शेप ठंडी होती है, इस वजह से हो गया, मालूम नहीं, जो भी है। आज गला साथ नहीं दे रहा। बिल्कुल ही स्पीकर बंद होता है। गांगड़े सर कुछ कहना चाहेंगे आप? जय बाबा। सेवा बताइए, ये आप सही कह रहे हैं कि डॉक्टर नीलू ने बाबा को जो डेथ मांगी थी इन हिज प्रेजेंस ओनली, तो टू थिंग्स ही आस्क्ड, नंबर वन इंस्टेंटेनियस डेथ एंड सेकंड इन योर प्रेजेंस ओनली। इसलिए 1956 2 दिसंबर को जो एक्सीडेंट हुआ तो इंस्टेंट इमीडिएटली उनकी डेथ हुई वहां, एंड दैट वाज आल्सो इन प्रेजेंस ऑफ बाबा। तो बाबा फुलफिल बोथ द डिमांड्स और कंडीशंस ही हैज आस्क्ड। ये दोनों भी चीजें जो उनसे कही गई थी बाबा से, वो बाबा ने उनको फुलफिल कर दी। यू आर राइट कि उनके बाबा के प्रेजेंस में एज वेल एज इंस्टेंट और इंस्टेंटेनियस डेथ, ये भी उसमें लिखा हुआ है। जय मेरे बाबा, जय मेरे। थैंक यू सर। और साथ ही में जो डॉक्टर डोंकिन आए थे, वो भी अपनी पढ़ाई करके तुरंत आए थे, तो आश्रम के बारे में बताना या यहाँ का जो मेडिकल कंडीशन है भारत का, और उनको सेट करना, क्योंकि ये तो अच्छे मित्र बन गए आपस में, डॉक्टर नीलू और डॉक्टर डोंकिन। दोनों बाबा के डॉक्टर थे, दोनों भी आश्रम के लोगों को भी ट्रीट करते थे। और आपको एक मजेदार घटना उस समय की याद होगी कि महिलाओं ने पुरुषों को देखना नहीं, बात करना नहीं, पुरुषों ने उनको टच नहीं करना, इसमें डॉक्टर भी सम्मिलित थे। और ब्लू बस यात्रा के दौरान अगर किसी महिला को कुछ होता है तो उस महिला को इनको बताना कैसा, तो बात करने वाली मेहरू मनी यही लोग थे, या जैसे वालू पवार या इन लोग। तो जिसको तकलीफ हो रही वो इनको बोलता था, ये मेहरू मनी, और ये जाके या डॉक्टर को बोलेंगे। फिर डॉक्टर क्या सवाल पूछता है, फिर उल्टा चक्कर, वो जाके उनको बोलेंगे, उनको वो बोलेंगे। मतलब किसी ने ये ऐसा ट्रेनिंग तो डेफिनेटली उनको डॉक्टरी के कोर्स में दिया गया नहीं होगा कि पेशेंट को की नाड़ी देखनी पड़ती है, धड़कन देखनी पड़ती है, नहीं क्या क्या देखना पड़ता है। और यहाँ पेशेंट को टच किए बिना यहाँ तक कि डायरेक्टली बात भी नहीं कर सकते हैं। तो ये वाया वाया इंक्वायरी होती थी, वाया वाया उसका ट्रीटमेंट होता था दूसरी महिलाओं की। और जैसे कि हेलेन दाम है जो कि स्विट्जरलैंड वाली, उसको दूसरी भाषा नहीं आती थी, इसको तो फिर उसको अपनी भाषा जिसको थोड़ी बहुत पता है उसको बोलना पड़ता था। फिर वो जिसको पता है उसको इंग्लिश वाली, उसको लोकल लैंग्वेज वाले, मतलब मनी जिसको लोकल भी पता है ये भी पता है, उसको बोलती थी, फिर वो डॉक्टर को बोलती थी। मतलब इस प्रकार से ये मजेदार उनका ये चलता था उस समय में। जय बाबा। मीना ताईंचा नातू। चूंकि एरज जैसा वाला का थोड़ा सा बड़ा भी है और एक लगातार होगा तो हम कल ही लेंगे उसको। अभी हम पेज नंबर 743 में है। तो
आगे का मुझे ऐसा लगता है कि 30 मार्च तक हम शायद ये किताब पूरी कर पाएंगे। अगर इसी प्रकार से चलता है तो 30 मार्च तो पूरी होगी किताब, तो उसके पश्चात हम फिर मंडे ट्यूसडे भी इन्फिनिट इंटेलिजेंस ले ले, ऐसी सबकी मांग है तो हम ले लेंगे। तो प्रेयर के लिए थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्रेयर का टाइम हो गया है। अवतार मेहर बाबा की जय। जय